So Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers. Today we are going to talk about Bohr's atomic model with structure and electronic configuration. You know very well एक एटम जो है कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स में, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट. ऑलराइट, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं. हमने बोहर्स के पहले एटॉमिक मॉडल में ये बात पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और जब लोअर से हायर की तरफ आता है तो वो उस वक्त एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ऑलराइट, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट्स में होंगे या उन ऑर्बिट के नाम क्या होंगे. यहाँ पे जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं के. इसको हम नाम देते हैं के का. ऑलराइट, जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसको हम नाम देते हैं एल का. जो थर्ड ऑर्बिट होता है वो कहलाता है एम, और जो नंबर 4 ऑर्बिट होता है वो कहलाता है एन. ऑलराइट, तो इस तरह से इसकी एक डिवीजन होती है. नंबर 1 ऑर्बिट के, नंबर 2 एल, नंबर 3 एम एंड नंबर 4 एन. ऑलराइट, अच्छा, इस तरीके से जब इन ऑर्बिट की डिवीजन हो जाती है तो उस ऑर्बिट में को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लेते हैं तो पहले ऑर्बिट को हम हर ऑर्बिट को एन की सूरत में डिवाइड करते हैं. ऑलराइट, वो किस तरीके से, जो हमारा पहला ऑर्बिट है इसके लिए हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं. n क्या होता है, हमारे पास एक क्वांटम नंबर होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. ओके, तो पहले ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड नंबर 4 के लिए n इज इक्वल टू 4 के बराबर होता है. ओके, तो इस तरीके से इसकी डिवीजन होती है. नंबर 1 ऑर्बिट के एल एम एन ओ पी सो ऑन. एंड इसके अलावा जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए से इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पहले ऑर्बिट के लिए, 2 तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 एंड नंबर 4 ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 4 होगा. ओके, अब हम किस तरह से किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी डिवीजन किस तरीके से होगी इसको अब हम ज़रा देखते हैं. ओके व्यूअर्स, तो इसके लिए ख़ास फार्मूला होता है जिसको हम 2n स्क्वायर कहते हैं. ओके, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा. यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वो हम n की जगह पे लिखेंगे. n इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ. ऑलराइट, अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो देखिए इसको आप रख के देखिए इसी तरीके से 2n की जगह पे हम लिखेंगे 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, इसका स्क्वायर. अब इसको आप वो कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर 2 आएगा. यानी कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ऑलराइट, अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए आइए. सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड ऑर्बिट है. ऑलराइट, अब इसको रखिए, यहाँ मैं n की जगह पे 2 रखूँगी क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है. इस तरह से पता चल जाएगा हमको कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं होती इसमें. ओके, अब यहाँ पे आपने 2 रखा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 रखा, इसका स्क्वायर लिया. आप 2 का स्क्वायर लीजिए, 4 आएगा. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन 8, तो वो रॉन्ग होगा. ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद जो है हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं. जब हम थर्ड ऑर्बिट पे आते हैं तो उसके लिए n इज इक्वल टू हमारे पास 3 होता है. ऑलराइट, अब ज़रा फार्मूले में इसको रखे देखिए 2. उसी तरीके से अब मैं क्योंकि n की जगह पे मैं 3 लिखूंगी, इसका स्क्वायर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आएगा. यानी कि थर्ड ऑर्बिट में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 18 होनी चाहिए. इसी तरीके से आप 4 ऑर्बिट की बात कर लीजिए और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता जाएगा. ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो सकती है. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप
4 जब आपने कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से कीजिए 32 हो जाएगा। यानी नंबर 4 ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इससे कम तो आ सकते हैं, फिर वो बॉन्ड बना लेता है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ऑलराइट, इसकी कुछ एग्जाम्पल हम कुछ एटम्स या कुछ एलिमेंट्स लेके देख लेते हैं, उससे हमें और मज़ीद एक्सप्लेन हो जाता है। ओके व्यूअर्स, अगर मैं के शेल की मिसाल लेती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, पहला मेरा ऑर्बिट क्या है, के है। लेट सपोज अगर मैं, आप यहाँ पर हीलियम ले लीजिए। हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ये तो सेंटर पॉइंट हो गया इसका न्यूक्लियस, तो इसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इससे कम तो आ सकती हैं। जैसे हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर वो बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। दूसरी तरफ जाइए, आप एल में आ जाइए। एल में लेट सपोज एल ऑर्बिट के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सबको मालूम है नंबर 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका बनाकर देखते हैं ऑर्बिट। अब आप देखिए, तो आपका न्यूक्लियस हो गया सेंटर पॉइंट, पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में आ गए, जिसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। उसमें तो कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए हैं। ऑलराइट, अब आप सेकंड ऑर्बिट को लीजिए। सेकंड ऑर्बिट में क्योंकि इसका नंबर 8 है तो 8 है, सेकंड ऑर्बिट के लिए मुझे अब कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये के ऑर्बिट है मेरा और ये एल ऑर्बिट है। ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ कितने 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ गए, लेकिन मजीद 2 की गुंजाइश है। तो ये बॉन्डिंग कर लेता है, जिसको आप अपनी आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके व्यूअर्स, अब हम तीसरे ऑर्बिट में आ जाते हैं, एम की तरफ हम आ जाते हैं। एम के लिए मैं तीसरे ऑर्बिट के लिए एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का नंबर जो है वो 12 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। तो इसके लिए ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। पहले ऑर्बिट में मेरे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये तो हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैं थर्ड ऑर्बिट का हम बात करते हैं, जो कि आपका एम है, तो इसमें जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। थोड़ा सा रफली सा हो रहा है, जस्ट आपको समझाने के लिए ही है। तो इसका नंबर आ जाएगा 12। ऑलराइट व्यूअर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर मजीद इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरीके से आप मजीद लेके व्यूअर्स, अब हम बात करें एटॉमिक नंबर की। जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाकर देखेंगे, आपको मुख्तलिफ यहाँ पे आइटम्स नजर आएंगे। जैसे लेट सपोज ये कार्बन है, तो यहाँ पर आपको 6 लिखा हुआ नजर आएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको साइड में 8 लिखा हुआ नजर आएगा। ये चीज़ इसका एटॉमिक नंबर होती है। ओके, अब ये एटॉमिक नंबर हम मालूम कैसे करते हैं। आपको मालूम है सबको कि एटम जो है 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको प्रोटॉन की वजह से शो होता है। ऑलराइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन एटॉमिक नंबर। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ऑलराइट, सो इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी को शो करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है कि हम प्रोटॉन को ही उसके एटॉमिक नंबर से कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, प्रोटॉन जो है वही एटॉमिक नंबर होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेट सपोज अगर किसी एटम का आपके पास लेट सपोज नाइट्रोजन है, और मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 आता है। तो क्या होता है, इसका मतलब कि इसमें यकीनन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 7 होंगे। ऑलराइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 7, इसीलिए इसका नंबर 7 है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन में जाके देखिए, ऑक्सीजन का 8 नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे। कार्बन में देखिए, कार्बन का 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे। ओके, तो ये तो हमको पता चल गया एटॉमिक नंबर, और इसके लिए एक खास साइन होता है, इसको आप एक सिंबल होता है, इसको आप जी से जाहिर करते हैं। ऑलराइट, इससे शो करते हैं, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। जहाँ कहीं भी आपने एटॉमिक नंबर लिखना हो, आप जी लिख दीजिए। लेट सपोज मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर है इसका
मैंने कार्बन लिखा और मैंने लिखा Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है और ये किसकी वजह से है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब हम दूसरी तरफ आते हैं। सो ओके व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं अब एटॉमिक मास की या फिर मास नंबर की बात कर रहे हैं। पहले हमने एटॉमिक नंबर की बात की थी, जिसको हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की या फिर मास नंबर की। मास नंबर जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर। ऑलराइट व्यूअर्स, यू नो वेरी वेल, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, लेकिन उनका जो मास होता है वो इतना ज़्यादा टाइनी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन कि उसका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब इसको देखें कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो भी क्वांटिटी होगी, जितने भी होंगे, वही किसी एटम का एटॉमिक मास होगा या फिर मास नंबर होगा। इसको आप ए से शो करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ, प्रोटॉन की जगह पे आप Z भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, लेट सपोज इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे ये इस इक्वल टू A के बराबर होते हैं। ओके, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा इसमें। अब आप इसको मज़ीद देखिए। लेट सपोज कार्बन है अगर आपका, और कार्बन का जो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, लेकिन अगर इसका मास नंबर, लेट सपोज इसमें प्रोटॉन जो है वो 6 हैं और न्यूट्रॉन भी जो है वो 6 हैं, तो इसका जो भी एटॉमिक मास या मास नंबर होगा वो 12 होगा। ओके व्यूअर्स, लेकिन अगर इस तरह से हो जाए, अब हम ये बात करते हैं कि इसका नंबर 12 है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कार्बन का प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 6, लेकिन न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 13 हो जाता है। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो 13 हो जाएगा, और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इसमें देखें यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये आइसोटोप्स की वजह से होता है, इसीलिए एटम में ये कहा गया कि एटम इज न्यूट्रल। ओके, क्योंकि इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है। बट क्योंकि अब ये आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था, समटाइम्स बाज़ जगह पर मास नंबर जो है या एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो रहा था आइसोटॉप्स की वजह से, तो ये कहा गया कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल्स मौजूद है जिसको कहा गया जो कि न्यूट्रल है। ओके, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसको सबसे पहले न्यूट्रॉन को जो है सबसे पहले जेम्स चैडविक नामी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल मौजूद है, और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल मौजूद है, क्योंकि बाज़ जगह एटॉमिक मास जो है नंबर बाज़ एटम्स में चेंज हो रहा था, उसकी बेस पे कहा गया कि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है। उसको बाकायदा इस पर प्रैक्टिकल किया गया है, इसका एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर ये बात सामने आई है, डिस्कवर हुई। ऑलराइट, तो इस चीज़ को या इस फर्क को, इस तब्दीली को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम इसमें मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट सपोज अभी हमने कार्बन का देखा, सेकेंड एग्जाम्पल आप इसमें ऑक्सीजन की ले लीजिए। ऑक्सीजन का मालूम है आपको कि एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखिएगा 8 होता है। अब इसका मास नंबर आपको पीरियोडिक टेबल में 16 मिल जाएगा। ओके, लेकिन इसके भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। लेट सपोज अगर ऑक्सीजन में आपको एक जगह मिलेगा प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको 8, तो ये तो हो गया 16। ऑलराइट, ये इसका एटॉमिक मास 16 हो गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एटॉमिक नंबर तो आपका सेम ही रहता है, लेकिन इसमें जो प्रोटॉन है लेट सपोज वो तो 8 ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 9 हो गए। अब इसका वो चेंज हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 17। ऑलराइट, फिर तीसरी कंडीशन में ये भी चेंज हो गया फिर इसका मास नंबर। ऑलराइट, तीसरी कंडीशन एक ये भी आती है कि प्रोटॉन जो है वो आपका कांस्टेंट ही है 8 है, बट न्यूट्रॉन जो है वो आपका 10 हो गया है, तो अब इसका नंबर क्या हो गया है 18 हो गया है। ओके, तो ये 8 तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर और 18 जो हो गया इसका मास नंबर हो गया।
ओके व्यूअर्स, तो ये इस तरीके से इस चेंजिंग्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। इसी बेस पर ये कहा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के बराबर भी होते हैं, अमूमन बराबर होते हैं, लेकिन समटाइम्स चेंज भी होते हैं और वो ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अमूमन एक न्यूट्रॉन 2, 3 इस तरह से होते हैं। तो इस तब्दीली को, इस चेंजिंग को आइसोटोप्स का नाम दिया गया। ओके व्यूअर्स, अब मजीद आइसोटॉप्स में अगर आप क्लोरीन की भी एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 17 होते हैं। ऑलराइट, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो 18 होते हैं। इस वजह से इसका जो मास नंबर होता है वो 35 mu के बराबर होता है। ओके, ये हो गया आपका 35। पीरियोडिक टेबल में आप जाके देखिएगा 35.5 आता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है क्लोरीन में ही कि आपका ये क्लोरीन एटम में 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन जो है वो 17 ही है और न्यूट्रॉन जो है वो 20 हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका जो नंबर होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर ये हो जाता है आपका 37। तो इस लिहाज से ये आपका 37 हो गया। इस चीज को आप, जहां चेंजिंग आ रही है इसमें, इसको आप आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, तो इस वजह से ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि एक और पार्टिकल्स एटम में मौजूद है। अब वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है, क्योंकि वो एक वेट रखता है, एक मास रखता है। यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल मास। सो इस वजह से इसको कहा गया, और इसमें हमें मजीद आइसोटोप्स की भी डिस्कवरी हुई। सो आपको ये आइडिया हुआ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको आप जी से जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी है उसको आप ऐड कर लीजिए, आपका एटॉमिक मास आ जाएगा या फिर मास नंबर आ जाएगा। इसको आप ए से पोज करते हैं। थर्ड चीज आपको पता चली आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स जो है वो आपके ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं बाज़ जगह चेंज हो रहे होते हैं, इसको आप आइसोटोप से कंसीडर करते हैं। ये बहुत से एटमों में होता है। ओके व्यूअर्स, तो इसमें आपको मजीद आइसोटोप्स के बारे में मालूम हुआ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से जो है हमको मिलते हैं। न्यूट्रॉन जो है थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट इट्स लिटिल बिट, जस्ट एक न्यूट्रॉन या 2 या 3 इस तरह से प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह we will meet with next section and next topic. Good luck and goodbye.